हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो जनवरी 2026 में एकाएक यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर आते मात्र 3 घंटे के लिए। और उस दौरे की जो एक इमेज जिसने पूरी मीडिया को कैच किया था वो ये इमेज थी, जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बीच में कार डिप्लोमेसी होती है। दुनिया शॉक्ड हो गई थी, दुनिया सरप्राइज्ड थी कि आखिरकार में यूएई के राष्ट्रपति एकाएक भारत के दौरे पर क्यों जा रहे हैं या क्यों आए। इंडिया की मीडिया में भी ये सारी बातें शुरू हो गई थी, यार एकाएक ऐसा क्या हुआ, एकाएक वो भी 3 घंटे के लिए। क्योंकि जब कोई विजिट होती है तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन होती ही होती है। यहां 3 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए ना। अब आपको ऐसी इमेज फिर दिखने वाली है, क्योंकि अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब यूएई के एक शॉर्ट विजिट पर जाने वाले हैं। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री दरअसल यूरोप के विजिट पर जाएंगे। यूरोप के कई कंट्रीज पे उनका दौरा होना है, स्टेट विजिट होना है इसी मई के महीने में। लेकिन यूरोप जाने से पहले या यूरोप जाते हुए वो यूएई में भी रुकेंगे, एक शॉर्ट विजिट वो यूएई की भी करेंगे। अब आप देखिए, ये सारा विजिट, ये सारा दौरा या ये जो मोदी जी का यूएई का जो दौरा हो रहा है, ये उस दौरान हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है जब पूरे गल्फ रीजन में अनरेस्ट है। सारे गल्फ के देश परेशान है। अमेरिका ईरान वॉर ऑलरेडी चली रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक्ड है, ईरान का यूएई पे हमला, ईरान का सऊदी पे हमला, मतलब पूरा जो गल्फ रीजन है वो इस समय बर्बाद है, इस समय अनरेस्ट है। पूरे दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, क्रूड ऑयल को लेके आग लगी हुई है। उस बीच में प्रधानमंत्री जी का दौरा अब यूएई का होने वाला है। छोटा ही होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल मूव पीएम साहब लेने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टेप बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और देखिए, ये तब हो रहा है जब यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो दरअसल पूरी कहानी ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मई के महीने में कई यूरोप के देशों की यात्रा पर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको नीदरलैंड भी जाना है, उनको नॉर्वे भी जाना है, उनको स्वीडन भी जाना है, उनको इटली भी जाना है। इन देशों की यात्रा उन्हें करनी है, इन देशों के वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। और यहीं स्टेट विजिट जाते हुए वो दरअसल यूएई भी रुकेंगे। अब इसको लेकर के पूरा बाजार गर्म है कि आखिरकार में ये मोदी जी का यूएई का विजिट क्या रंग लाने वाला है, ये क्या रिजल्ट लेके आएगा। जहां तक रही बात भारत और यूएई के रिलेशंस की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे और यूएई के संबंध इस समय बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। आज जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं 1 मई को, इसी दिन से यूएई ने अनाउंस किया है कि ना यूएई ओपेक का मेंबर रहेगा ना ओपेक प्लस का। अब इस पूरे इंसिडेंट्स के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्राइम मिनिस्टर साहब की यूएई की विजिट अब होने वाली है। नो, ये ओपेक जब हम कहते हैं तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसा संगठन है जो ऑयल कार्टेल के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट को यही कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया में। और इसके अंदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे दुनिया का 80% ऑयल मार्केट इन्हीं के पास है, यही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ओपेक है, इसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, कुछ और भी कंट्रीज हैं। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे एक ग्रुप है ओपेक और एक ग्रुप है ओपेक प्लस। ओपेक में 12 मेंबर्स हैं, ओपेक प्लस में 10 मेंबर्स आते हैं। तो ये ओपेक प्लस हो गया, थोड़ी बड़ी संस्था, और ये ओपेक हो गया। अब यूएई इनमें से किसी का भी मेंबर अब नहीं रहा। यूएई ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम ना ओपेक के मेंबर हैं ना हम ओपेक प्लस के। अब ये ओपेक बना क्यों था, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये 1960 की कहानी है, जब दिसंबर 1960 में ओपेक जो है अपने एग्जिस्टेंस में आया था। बात इतनी सी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डेवलपिंग वर्ल्ड डीकोलोनाइज हो रहा था, तो दुनिया की 7 बड़ी जो तेल कंपनियां थी, जो 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती हैं, ये 7 सिस्टर्स कंपनीज हैं, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी हो गया,
रॉयल डच शेल हो गया आपका, रॉयल पर्शियन कंपनी हो गया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क है, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, शेवरॉन का नाम आपने सुना ही होगा, गल्फ ऑयल का नाम पक्का आपने सुना होगा, और आपका एक लास्ट आपका टेक्साको। ये ऐसी 7 कंपनीज हैं जिन्होंने गल्फ रीजन में ऑयल रिजर्व्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, और यही सातों जो हैं वो ऑयल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करती थी, यूज करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। गल्फ कंट्रीज ने मिल करके इन्हीं के खिलाफ एक ग्रुप बनाया जिसको ओपेक कहा गया। तो जब 60 में ओपेक बना तो इसमें पहले 5 मेंबर्स हुआ करते थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला, इन्होंने मिलकर के ओपेक की फाउंडेशन रखी। फिर बाद में ओपेक बढ़ता चला गया। तो ओपेक का मोटिव था अपने रिसोर्सेस को, अपने रिजर्व्स को इनसे वापस लेना, जो इन 7 कंट्रीज के कंट्रोल में था। इन्हीं के रिएक्शन के खिलाफ, इन्हीं के एक्शन के खिलाफ एज अ रिएक्शन ओपेक अपने एग्जिस्टेंस में आया था। अब इस दौर में अगर ये पूरी कहानी आप देखें तो एक तरफ तो मोदी जी यूएई जा रहे हैं, यूएई ने ओपेक को क्यों बाय बाय किया? दरअसल आप पूरी कहानी समझेंगे तो ये रीजनल हेजेमनी की है, और रीजनल हेजेमनी ये है कि सऊदी और यूएई ये दो ऐसे कंट्रीज हैं पूरे गल्फ रीजन में जो सबसे ज्यादा रिच हैं। सऊदी और यूएई, भाई यूएई के पास दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, दुबई, अबू धाबी। तो दुबई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई जवाब ही नहीं है दुबई में। जहां कभी कुछ नहीं था, वो दुबई वर्ल्ड में अपने आप को कैसे उसने स्टैब्लिश किया कि दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज जो है अपना हेडक्वार्टर दुबई में ही स्टैब्लिश करती हैं। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो एक तरफ आप देखते हैं सऊदी और एक तरफ आप देखते हैं यूएई। इनके रिलेशंस हाल फिलहाल में अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप देखिए यमन को लेकर के, आप देखिए सूडान को लेके, आप देखिए सोमालिया को लेके, ये दोनों देश आमने सामने हैं, और दोनों देश अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग टीमों से ये बैटिंग कर रहे हैं। रीजनल हेजेमनी की भी लड़ाई है सऊदी और यूएई के बीच में। तो जो पूरा ओपेक है ये डोमिनेटेड बाय सऊदी है। ओपेक काम कैसे करता है कि ओपेक में जितनी भी कंट्रीज है ना, सबका एक कोटा होता है, एक लिमिटेशन है कि तुम इतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हो, और जितना आप ऑयल प्रोड्यूस करेंगे भाई आप उतना ही एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना। और जिस तरीके से सऊदी ओपेक को डोमिनेट करता है, यूएई को उससे नुकसान होता है। यूएई चाह करके भी अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता। यूएई चाहता है कि मैं ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाऊं, दुबई उसको परमिट नहीं करता, क्योंकि दुबई का डोमिनेंस सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस चलता है, और सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस से यूएई को फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो इस वजह से यूएई जिस तरीके से इधर हाल फिलहाल के दिनों में ईरान ने यूएई पर हमला किया, ये हम सब जानते हैं कि ईरान का सबसे ज्यादा हमला यूएई पर है। 2000 से ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन से हमला ईरान ने यूएई पर किया। क्यों किया ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई पर हमला? क्योंकि यूएई सबसे मतलब आप समझ लीजिए, अगर क्लोजेस्ट एलाई ऑफ अमेरिका किसी को मान लेगा इस पूरे रीजन में तो वो यूएई है। और यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया अब्राहम अकॉर्ड करके। अमेरिका ने जब अब्राहम अकॉर्ड कराया तो यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। यूएई के इजराइल के साथ भी रिलेशन, यूएई के अमेरिका के साथ भी रिलेशन, इसीलिए ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई पर हमला किया। और यूएई पर जब हमला हुआ, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो देखता रह गया, किसी ने भी ईरान को कंडेम नहीं किया, बल्कि और नहीं तो सऊदी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि सऊदी ने ईरान पर हमला करने के लिए, माना जाता है कि उसी ने अमेरिका से कहा था कि तुम ईरान पे हमला करो, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बना लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हेजेमनी इस पूरे गल्फ रीजन में होगी। तो जो ईरान ने यूएई पर हमला किया है, स्पेशली दुबई वगैरह पे, तो जो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अब भैया उसको सही करना है। अब उसको सही करने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए यूएई ने पाकिस्तान से भी अपना लोन वापस मांग लिया। $3.5 बिलियन का लोन पाकिस्तान को यूएई ने दिया था, तो यूएई ने पाकिस्तान से कहा हमें लोन वापस करिए। प्लस पाकिस्तान सऊदी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, और यूएई इस बात से भी नाराज हो गया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएटर का रोल किया पीस टॉक्स कंडक्ट कराने में बिटवीन ईरान एंड अमेरिका,
उससे यूएई नाराज था क्योंकि पाकिस्तान ने और नहीं तो मिटिया मेल कर दिया, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। कोई पीस टॉक तो हो नहीं पाया, उल्टे और ये तो पाकिस्तान की वजह से चीजें और खराब हो गई। तो जिस तरीके से सऊदी और पाकिस्तान नजदीक आए हैं डिफेंस को लेकर के, यूएई को भारत में अपना इंटरेस्ट दिखा, इसीलिए यूएई को आप देखेंगे उसने इंडिया की तरफ ज्यादा अपने आप को इंटरेस्ट शो किया है। तो जो यूएई को नुकसान हुआ है इस पूरे वॉर में, उसके लिए उसको पैसा चाहिए अब सब कुछ सही करने के लिए। पैसा कैसे कमाएगा? तेल बेच के। तेल ज्यादा से ज्यादा कैसे बिकेगा? जब ऑयल का प्रोडक्शन होगा, और ऑयल का प्रोडक्शन आप ऐसे कर ही नहीं सकते क्योंकि आप ओपेक के मेंबर हैं, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ओपेक। तो यूएई ने कहा भैया अब हम ओपेक में नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और ये जो सऊदी का जो डोमिनेंस है ओपेक में, अब हम इसको नहीं मानते। तो आप समझ लीजिए कि अभी तो यूएई गया है, कल को और लोग भी निकलेंगे, तो पूरी तरीके से आप समझ लीजिए अब ओपेक जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म पे हो गया, अब वो धीरे धीरे टूट जाएगा। तो सऊदी और यूएई के बीच जो टक्कर है ये उसका भी रिजल्ट है। इसमें पाकिस्तान भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रोल प्ले किया, जिस तरीके से पाकिस्तान इस समय एक्ट कर रहा है, उससे यूएई भी नाराज है। प्लस यूएई जो है वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब आप देखिए कि यूएई की ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.4 मिलियन बैरल पर डे है, इसको वो बढ़ा के 5 मिलियन बैरल पर डे करना चाहता है बाय 2027। लेकिन ये तब होगा जब आप ओपेक से बाहर होंगे। तो यूएई ने अपने आप को ओपेक से बाहर करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये भारत के लिए विन है, हमारे लिए जीत है या हमारे लिए हार है? देखिए कुल मिलाकर के आप ये समझेंगे तो ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसका गल्फ रीजन्स के साथ जितने भी देश हैं सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। वी हैव बैलेंस्ड आवर रिलेशन, हमने अपने रिलेशन को बैलेंस कर रखा है। हमारा यूएई के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, हमारा सऊदी के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। और अगर यूएई ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वो बेचेगा, इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारे लिए जिस तरीके से इस समय ऑयल क्राइसिस है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से, वहां से हमको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि यूएई तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो भारत को बेचेगा, हमें ज़्यादा सप्लाई होगी, तो हमारे के यहाँ तेल की जो शॉर्टेज वगैरह है वो कम हो जाएगी। प्लस क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तेल के दाम भी कम आएंगे क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो तेल में आग लगी हुई है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और रही बात इंडिया और यूएई के रिलेशंस की, तो आप देखिए 2022 में भारत ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। हमारा यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वी बोथ आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। और आप देखें हम दोनों देश 200 बिलियन डॉलर के ट्रेड टारगेट को अचीव करने के रास्ते पर हैं। 200 बिलियन डॉलर का जो लक्ष्य हमने रखा है उसे हम अचीव करने वाले हैं, वी आर ऑन द वे। और रही बात इंडिया और यूएई के ट्रेड की, तो आप देखेंगे दैट यूएई इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट। और यूएई इंडिया का दूसरा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज्यादा हम सामान यूएई को बेच रहे हैं सेकेंड नंबर पर, एंड यूएई इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो भारत और यूएई के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्पेशल है। और साथ ही साथ यूएई के साथ ही साथ हमारे रिलेशन सऊदी के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं जब व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट, हमारे लिए आप देखिए यूएई एक मेजर प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट। हम यूएई से भी अच्छा खासा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और जब यूएई, क्योंकि अब ओपेक का मेंबर रहा नहीं, तो यूएई अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का शेयर उसमें बढ़ेगा क्योंकि इंडिया एक बहुत ह्यूज मार्केट है। साथ ही साथ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक है तो उसका अल्टरनेटिव भी यूएई आपको दे सकता है, और यूएई आपको अल्टरनेटिव देगा ही देगा। कैसा अल्टरनेटिव है, कहां से अल्टरनेटिव है? तो ये देखिए, ये आपका पूरा यूएई है, ये सऊदी हो गया आपका, इधर आपका ओमान है, यही तो आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जो ब्लॉक्ड है इस समय, चोक पॉइंट है। अब आप देखें क्योंकि यहां से ही तेल आ रहा है, तेल आता है और वो ब्लॉक्ड है, तो भैया इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है। तो अब अल्टरनेटिव इसका ये है, ये वाला पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये वाला
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को आप इग्नोर कर दीजिए, उसको बाईपास कर दीजिए, आपको हार्मूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो पूरा पाइपलाइन है इसको कहा जाता है अपशहन एंड फुजियारा ऑयल पाइपलाइन। तो ये जो अपशहन, ये है आपका अपशहन टर्मिनल, यहां से एक पाइपलाइन ऐसे और यहां तक आएगा, ये पाइपलाइन यहां पर आएगा, ये देखिए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कहा जाता है अपशहन एंड फुजियारा ऑयल पाइपलाइन। इस अपशहन और फुजियारा ऑयल पाइपलाइन जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 380 to 406 किलोमीटर का है। ओके, यहां से यूएई आपको ऑयल सप्लाई कर सकता है, कोई जरूरत नहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, कोई जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बाईपास कर दीजिए, ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इंडिया और यूएई के बीच में जो संबंध है इकोनॉमिकली, बाकी और भी तमाम संबंध है, उसका फायदा भारत को यहां पर मिल सकता है। दूसरी बात आप देखें, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारा G20 में प्रपोज्ड एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो देखिए इंडिया से यूएई से होते हुए ही तो जाता है। तो यहां पर भी इंडिया और यूएई आपको पास में आते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के मोदी जी का जो ये विजिट है, भले ही शॉर्ट होगा, लेकिन ये इंडिया और यूएई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि यूएई अब ओपेक का मेंबर रहा नहीं, तो जाहिर सी बात है इंडिया को अब इससे फायदा ही होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।